हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अकबर के प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों व उनके समाधान के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे और ये हम जानेंगे कि किस तरह से उसने बैराम खां के संरक्षण और पर्दा शासन से मुक्त होने के पश्चात अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1556 ईस्वी में अकबर जब राज सिंहासन पर बैठा तो उस समय उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 1560 ईस्वी तक उसने अपनी प्रारंभिक समस्याओं का समाधान कर लिया। तो उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का सोचा और उसके लिए उसने प्रयास किए। अकबर का जो साम्राज्य विस्तार था वो विभिन्न चरणों में पूरा हुआ। अकबर ने बैराम खां की संरक्षकता में उत्तरी भारत के बहुत सारे स्थानों पर विजय हासिल की और 1560 से 79 के मध्य में अकबर का जो अधिकांश समय था वो अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में और राजपूत राज्यों से अपना संबंध सुनिश्चित करने में ही व्यतीत हुआ। 1579 से 1605 ईस्वी के मध्य अकबर को अपना अधिकांश ध्यान पश्चिमोत्तर सीमा और दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ देना पड़ा। तो पानीपत का जब युद्ध हुआ तो उसके उपरांत 1559 ईस्वी में अकबर ने ग्वालियर पर, 1560 ईस्वी में उसके सेनापति जमाल खान ने जोधपुर पर अधिकार किया और 1561 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां को चुनार का किला जीतने के लिए नियुक्त किया और उसी वर्ष उसके द्वारा उस पर अधिकार कर लिया गया। अब हम बात करते हैं अकबर की मालवा विजय की। तो मालवा का जो शासक था बाज बहादुर, उसे मुग़ल सेना ने आदम खां के नेतृत्व में 1561 ईस्वी में पराजित कर दिया। 29 मार्च 1561 ईस्वी को मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुग़ल सेनाओं द्वारा अधिकार कर लिया गया। अकबर ने आदम खां को वहाँ की सूबेदारी दे दी और 1562 ईस्वी में पीर मोहम्मद मालवा का सूबेदार बना, जो कि एक बहुत ही अत्याचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा जा सकता था। बाज बहादुर ने दक्षिण के शासकों से सहयोग लेकर फिर से मालवा पर अधिकार कर लिया और पीर मोहम्मद भागते समय नर्मदा नदी में डूबकर मर गया। इस बार अकबर ने अब्दुल्ला खां उज़्बेक को बाज बहादुर को पराजित करने के लिए भेजा। बाज बहादुर ने परास्त होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर के दरबार में फिर उसने द्विहजारी मनसब प्राप्त किया। अकबर ने गोंडवाना पर भी विजय हासिल की और 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा गोंडवाना विजय के लिए आसिफ खां को भेजा गया। उस समय गोंडवाना राज्य की जो शासिका थी वो महोबा की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती थी, जो अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। उसने आसिफ खां के नेतृत्व वाली मुग़ल सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः जो माँ और पुत्र थे वो दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए और इस तरह से गोंडवाना 1564 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की अधीनता में आ गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान विजय की। तो राजस्थान के राजपूत शासक जो हैं वो अपने पराक्रम, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए सदैव से ही प्रसिद्ध रहे हैं। अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति एक विशेष नीति को अपनाया गया और उसने उन राजपूत शासकों से मित्रता और वैवाहिक संबंध बना लिए जिन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन जिन राजपूत शासकों द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की गई, उनसे उसने युद्ध के द्वारा अपनी अधीनता स्वीकार करवाने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आमेर की। 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर की शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की जब यात्रा की गई तो उस समय उसकी जो मुलाकात थी वो आमेर के शासक राजा भारमल से हुई। भारमल पहला ऐसा शासक था या राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। बाद में भारमल या बिहारी मल की पुत्री से अकबर ने विवाह कर लिया और उससे जहांगीर पैदा हुआ और अकबर ने भारमल के दत्तक पुत्र भगवान दास और पुत्र मानसिंह को उच्च मनसब भी दिए।
मेड़ता की अगर हम बात करें तो अकबर के समय में मेड़ता पर मालदीव का अधिकार किया हुआ था और उसने मेड़ता में जैमल राठौड़ को अपना सामंत नियुक्त कर रखा था। अकबर ने मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन को मेड़ता पर अधिकार करने के लिए भेजा। मुग़ल सेना के मेड़ता पहुंचने पर जयसिंह राठौड़ मेड़ता से भाग गया। तो इस तरह से थोड़े से संघर्ष के बाद ही मेड़ता पर मुग़लों का आधिपत्य स्थापित हो गया। मेवाड़ की अगर बात की जाए तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था मेवाड़ जहाँ के राजपूत शासकों द्वारा सदैव मुग़ल शासन का विरोध किया गया। और अकबर का जो समकालीन मेवाड़ शासक था वो था सिसोदिया वंश का राणा उदय सिंह, जिसने मुग़ल सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अकबर ने मेवाड़ को अपनी अधीनता में लाने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। उदय सिंह किले की सुरक्षा का भार जैमल और फतेह सिंह या फत्ता को सौंपकर पास की पहाड़ियों में चला गया। इन दो वीरों द्वारा बड़ी बहादुरी से मुग़ल सेना का मुकाबला किया गया, लेकिन अंततः दोनों ही युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया और उसके बाद लगभग 30,000 जो राजपूत थे उनका कत्ल करवा दिया गया। और ये जो नरसंहार था वो अकबर के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा के रूप में माना जाता है, जिसे मिटाने के लिए अकबर ने आगरा किले के दरवाजे पर जैमल और फत्ता की वीरता की स्मृति में उनकी प्रस्तर मूर्तियां स्थापित करवाई। 1568 ईस्वी में मुग़ल सेना द्वारा मेवाड़ की राजधानी और चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया गया। चित्तौड़ की पराजय के 4 वर्ष उपरांत फरवरी 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो गई और उसका जो पराक्रमी और यशस्वी पुत्र था राणा प्रताप, वो अब मेवाड़ का शासक बन गया। लेकिन उसके पास न ही तो कोई राजधानी थी और न ही कोई साधन, लेकिन फिर भी प्रताप द्वारा अपने वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा और राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने का दृढ़ संकल्प किया गया। और यही वजह थी कि प्रताप ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करने के लिए अपनी सेना को संगठित किया। जबकि जो राणा प्रताप के अलावा राजपूताना के लगभग जो सभी राजपूत शासक थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। तो ये किंवदंती है कि मुग़लों के साथ वैवाहिक संबंधों के कारण प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन करने से मना कर दिया था। तो इस बात पर मानसिंह बहुत ही गुस्सा हुआ या नाराज़ हुआ था और अप्रैल 1576 ईस्वी में अकबर ने आमेर के कुंवर मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। मानसिंह मेवाड़ में खमनोर के पास हल्दी घाटी के मैदान पर पहुंचकर डेरा डाल दिया और उधर प्रताप भी लगभग 5,000 सैनिकों के साथ मैदान में आ डटा। 18 जून 1576 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ और ये इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। अकबर की मेवाड़ को जीतने की जो अभिलाषा थी वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाई। वो ना तो राणा को मृत पकड़ सका और ना ही जीवित पकड़ सका। भीलों और राजपूत सरदारों की सहायता से प्रताप ने छापामार युद्धों में मुग़लों को बहुत परेशान किया और 1577 से 1585 ईस्वी तक अकबर निरंतर शहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना, जगन्नाथ कछवाहा आदि के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध सेना को भेजता रहा। प्रताप द्वारा चावंड को राजधानी बनाकर अपना संघर्ष जारी रखा गया। प्रताप के मंत्री भामाशाह और ताराचंद ने प्रताप को इस भीषण आर्थिक संकट में काफ़ी धन देकर सहायता की। प्रताप द्वारा धैर्यपूर्वक साहस के साथ मुग़लों से लोहा लिया गया और यही वजह थी कि जनवरी 1597 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक प्रताप ने मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अलावा सारे मेवाड़ पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। 1599 ईस्वी में अकबर ने शहज़ादा सलीम और मानसिंह को पुनः मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन अकबर का यह प्रयास सफल नहीं हुआ
और इसका जो मूल कारण था वो ये था कि मानसिंह को बंगाल विद्रोह के कारण वापस बुला लिया गया था और इस प्रकार मुग़लों के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष करके प्रताप ने देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रति अपना सब कुछ बलिदान करने का पाठ हमें पढ़ाया। रणथंभौर के शासक बूंदी के हाड़ा राजपूत सुरजन राय से अकबर ने 18 मार्च 1569 ईस्वी को दुर्ग अपने कब्जे में ले लिया। कालिंजर दुर्ग जो था या किला था वो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में स्थित है और ये जो किला था वो अभेद्य माना जाता था, जिस पर रीवा के राजा रामचंद्र ने अधिकार कर रखा था। तो मुग़ल सेना ने मजनू खां के नेतृत्व पर आक्रमण कर कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ के जो राजा था रामचंद्र, उसे इलाहाबाद के पास ही एक जागीर दे दी गई। 1570 ईस्वी में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के शासक रावल हर राय द्वारा भी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से 1570 ईस्वी तक मेवाड़ के कुछ ही भागों को छोड़कर शेष जो राजस्थान था उसके अधिकांश शासकों द्वारा मुग़ल अधीनता को स्वीकार कर लिया गया। अधीनता स्वीकार करने वाले राज्यों में कुछ अन्य थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब हम बात करते हैं अकबर की गुजरात विजय की। तो गुजरात जो था वो एक समृद्ध, उन्नतिशील और व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात था और यही वजह थी कि अकबर इसे अपने अधिकार में करने के लिए बहुत अधिक लालायित था या उत्सुक था। सितंबर 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा स्वयं ही गुजरात जीतने के लिए प्रस्थान किया गया और उस समय जो गुजरात का शासक था वो था मुजफ्फर खां तृतीय। लगभग 1.5 महीने के संघर्ष के उपरांत 26 फरवरी 1572 ईस्वी तक अकबर ने सूरत, अहमदाबाद और कैम्बे पर अपना अधिकार कर लिया और अकबर खाने आजम मिर्ज़ा अजीज कोका को वहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर वापस आगरा आ गया और उसके आगरा पहुँचते ही सूचना मिली कि जो गुजरात में मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा था उसने विद्रोह कर दिया है। लेकिन तुरंत ही अकबर ने गुजरात की ओर मुड़कर 2 सितंबर 1573 को इस विद्रोह को कुचल दिया और अकबर के इस अभियान के बारे में जो स्मिथ है उसने कहा है कि यह संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण था। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो इस तरह से गुजरात अकबर के साम्राज्य का एक पक्का अंग बन गया या सुदृढ़ केंद्र बन गया और उसके वित्त तथा राजस्व का पुनर्संगठन टोडरमल ने किया। अकबर द्वारा बिहार और बंगाल पर भी विजय प्राप्त की गई और बिहार और बंगाल पर सुलेमान किरानी जो था वो अकबर की अधीनता में शासन कर रहा था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके पुत्र दाऊद द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। इसलिए अकबर ने मुनीम खां के नेतृत्व में दाऊद को पराजित करने के लिए मुग़ल सेना को भेजा, लेकिन साथ ही वो मुनीम की सहायता के लिए खुद भी गया। 1574 ईस्वी में दाऊद बिहार से बंगाल भाग गया और अकबर ने बंगाल विजय का जो संपूर्ण दायित्व था अब मुनीम खां को सौंप दिया और वो स्वयं फतेहपुर सीकरी आ गया। मुनीम खां ने बंगाल पहुंचकर दाऊद को सुवर्ण रेखा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित तुर्कोई नामक स्थान पर 3 मार्च 1575 ईस्वी में पराजित किया और दाऊद की मृत्यु जुलाई 1576 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रकार से बंगाल और बिहार पर मुग़लों द्वारा अपना अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य की सीमाओं का अत्यंत विस्तार किया।